चलो तो आज देखने वाले हैं वर्क। टॉपिक का नाम वर्क। चलो तो वर्क मीन्स हम क्या बोलते हैं? वर्क मीन्स तो भाई कोई रोड पे जा रहे हैं, ओके, कोई बड़ा सा स्टोन है वो गिर गया है रोड पे, कोई बड़ा सा स्टोन रोड पे गिर गया है। अच्छा विचार आया हमें कि चलो हम उसको फोर्स लगाए, तो हमने फोर्स भी लगा दिया, बट वो स्टोन हिला नहीं, वहां का वहां रहा। ओके, तो हम बोलते हैं ना आज हमने बहुत काम किया। फिर दूसरी बात, कोई बड़ा सा बॉक्स पड़ा है, उस बॉक्स को कोई आदमी उसके माथे पे लेके खड़ा है, ओके, वैसे ही खड़ा है। वेट लिफ्टर होते हैं ना, ओके, वो बहुत बड़ा वेट लेके खड़े रहते हैं, 30 सेकंड या 40 सेकंड तक खड़ा है, कोई वेट लिफ्टर खड़ा है। तो क्या उसने ज्यादा हम बोलते हैं कि भाई, वो बोलता है कि भाई मैंने आज काम किया, ओके, बहुत काम कर लिया, बट वो काम यहाँ वो वर्क, यहाँ पे वो वर्क नहीं है। यहाँ वर्क मीन्स डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा तब तक वर्क नहीं कहलाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स वर्क डन जीरो। फोर्स लगाने के बावजूद वो जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं वहां से हिल रहा है, उसी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे था, उसी पोजीशन पे आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। ओके, इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? जीरो है, मीन्स कुछ वर्क नहीं किया है। ओके, तो वर्क मीन्स क्या? तो भाई कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, सपोज ये अब कोई दूसरा पत्थर के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक हो गया, वैसा सोच लेते। ओके, ट्रॉली है, हम मॉल में जा रहे हैं, वो ट्रॉली है, तो ट्रॉली का शौक सभी को होता है ना, फिर बाद में लेके घूमते हैं। तो ट्रॉली में यहां से हम पुश करते हैं, तो वो ट्रॉली आगे जाती है कि नहीं जाती है? सपोज ये ट्रॉली है, ट्रॉली को हमने पीछे से पुश किया, तो वो ट्रॉली आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट दिखा। ओके, तो उसे बोलते हैं वर्क डन, उसे बोलते हैं वर्क डन। तो ये वर्क का कंसेप्ट हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। ओके, यही डेफिनेशन थी, यही सब कुछ हमने बात की थी, बट तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है? बट वहां पे जब हम बात करते थे तो मोस्टली लीनियर फोर्स की बात करते थे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते थे मोस्ट ऑफ केस में। ओके, बट यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल पड़ेगा। ओके, जैसे कि ट्रॉली बैग ले लो, ट्रॉली बैग, व्हील वाली ट्रॉली बैग ले लो। ओके, ट्रॉली बैग को आप किस तरह से खींचते हो? अपनी साइड ऊपर की साइड खींचते हो या नीचे की साइड खींचते हो? तो भाई ऊपर की तरफ खींचते हैं, पर उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है? लीनियर होता है कि ऊपर की तरफ आ जाती है? नहीं आती है ना ऊपर की तरफ। अब जब ट्रॉली बैग को फोर्स अप्लाई करते हैं तो ट्रॉली बैग है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ओके, कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, उस फोर्स के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे लिया जाता है वो पढ़ ही चुके हैं ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कौन सा हो जाएगा? एफ कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? एफ साइन थीटा। तो उस कंडीशन पे इस कोई एंगल बनता है किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हमें फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का कंपोनेंट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो, वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द applied force in the direction of the displacement multiply with the magnitude of displacement. Okay, so fd cos theta, और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ी चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट, cos थीटा आता है मींस स्केलर प्रोडक्ट आता है, तो f डॉट डी भी लिख सकते हैं, f डॉट डी भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया वर्क डन। तो यहां तक का एक बार देख लेते हैं।
यहाँ लीनियर फोर्स यानी दोनों पैरेलल थे, इस तरह की कंडीशन ली। यहाँ कोई एंगल बन रहा है, वैसी कंडीशन ली। फिर बाद में आगे देखते हैं। ओके, तो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and the object actually moves in the direction of the force, then the work is said to be done by the force. Work done by the force is equal to the product of the force and the displacement of the object in the direction of force. Work done is equal to F dot D. Okay, यहाँ वेक्टर की साइन नहीं बनाई क्योंकि हम लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कैसे कंसिडर करते थे, वैसे ही लीनियर डायरेक्शन के ही अभी बात कर रहे हैं, इसलिए एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए W इज इक्वल टू F डॉट D. ओके, चलो, द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स अप्लाई किया तो आगे बढ़ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहुंच गया यानी डिस्प्लेसमेंट दिखा था. ओके, तो फोर्स का कैसा कंपोनेंट लिया हमने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, एफ कोस थीटा इनटू डी. ओके, और कोस थीटा की जगह हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी लिख सकते हैं, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी. सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. अब उसका यूनिट बनाते हैं, ये जो वर्क है उसका यूनिट बनाते हैं. वर्क मीन्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट, सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं हम. ओके, फोर्स का यूनिट कौन सा होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कौन सा होता है, मीटर. तो न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल लिख लेते हैं. चलो, सपोज अब हमें न्यूटन नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं. न्यूटन के पीछे ये यूनिट है, याद रहना चाहिए. ओके, तभी आप दी गई हुई क्वांटिटी को कन्वर्ट कर पाएंगे कि भाई आवर में दी के टाइम आवर में दिया गया है. ओके, हमें न्यूटन में आंसर चाहिए तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. ओके, लेंथ सेंटीमीटर में या किलोमीटर में दी गई है. ओके, तो हमें उसमें को मीटर में कन्वर्ट करनी होगी. फिर मास ग्राम में दिया गया है तो हमें उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो न्यूटन के पीछे का ये यूनिट भी हमें याद ही रहना चाहिए. तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो इनटू मीटर, तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो इस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं. ओके, तो वो गया जूल. एसआई यूनिट सिस्टम में जूल और सीजीएस यूनिट सिस्टम में अर्ग. ओके, चलो, अब यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगी, m⁻⁴, l⁻², एंड t⁻². ओके, तो ये उसका यूनिट की बात की. अब रिलेशन है जूल और अर्ग में, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. ओके, चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं. Work done is positive when the angle between the applied force and the displacement, when the angle between the applied force and the displacement is acute, means less than theta is less than 90 degree. Okay, and greater than and equal to 0 degree. Okay, तो means जब इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कोई एंगल, ये 90 डिग्री है, बट उसके बीच में कोई एंगल है. ओके, एंगल कितना होना चाहिए, तो भाई थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 डिग्री. ओके, तो प्रॉपर्टीज याद कीजिए, जब 0 डिग्री होगी तब, जब 0 डिग्री बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यहाँ देखो 0 डिग्री है, तो जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, मैक्सिमम आएगी.
जो वर्क डन की वैल्यू कैसे आएगी, मैक्सिमम आएगी। अब एंगल बढ़ाए तो वर्क डन की वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, बताओ। सपोज ये एंगल 60 है, सपोज ये एंगल 60 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन के ऊपर से 60 डिग्री। चलो सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का है, 60 का है। ओके, तो फोर्स और हमने देखा कि भाई जब एंगल 0 है तब मैक्सिमम मिला वर्क डन, W max equal to F dot D when angle is when theta is equal to 0 डिग्री। अब कोई 0 और 90 के बीच का कोई एंगल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है, 0 और 90 के बीच का कोई एंगल लेते हैं और क्या होता है देखते हैं। चलो वैल्यू बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, वैल्यू बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो FD डिवाइड बाय 2। ओके, तो आंसर कैसा आएगा, FD डिवाइड बाय 2, वर्क डन इज इक्वल टू FD डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये वैल्यू डिक्रीज हुई। ओके, तो 90 तक, लेस देन 90 तक वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड वेक्टर D इज एक्यूट, मींस थीटा लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब वर्क डन कब नेगेटिव आता है, कि भाई जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मींस डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है और फोर्स इस साइड हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये अप्लाइड फोर्स है, तब जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। वैसा कभी होता है, याद कीजिए, एक जगह तो होता ही है, आप हर रोज यूज करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो या नहीं करते। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तब फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, आगे की डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री। तब जो फोर्स की वैल्यू आएगी, वर्क डन की वैल्यू आएगी, वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तब जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, चलो, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव इफ एन एंगल बिटवीन वर्क वेक्टर F एंड वेक्टर D इज ऑब्ट्यूज, मींस थीटा ग्रेटर देन 0 एंड थीटा शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री। चलो, तो अब 0 कब आता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव की तो बात कर ली, अब हम 0 की बात करते हैं। कब 0 आता है वर्क डन, तो क्या भाई पहली कंडीशन में देखा था, फोर्स अप्लाई करने के बावजूद जो स्टोन था वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ था, मींस डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया था, 0। आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स the displacement is 0 of the object. In this condition the work done is 0, and in other case फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का, cos 90 is equal to 0, cos 90 is equal to 0। ओके, तो उसको हम प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं ना, cos 90 मींस मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वो है 0। तो वैसी कंडीशन कहाँ पे दिखते हैं, तो भाई यहाँ सपोज अर्थ है और यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में कोई मून है, वो रोटेट हो रहा है। ओके, मून और अर्थ के बीच का फोर्स इस तरफ होगा, जो फोर्स लगेगा वो उस तरह होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए क्या ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। और टेंजेंट और रेडियस, यानी ये सर्कल है ये, और ये रेडियस की डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स है वो। ओके, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, चलो, तो उस समय पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, यानी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। तो बॉडी इज
not displace actually, that is d is equal to 0, at that time the work done will also be 0. Body is displaced perpendicular to the direction of force, that is theta is equal to 90 degree. Okay, and last चलो 60 डिग्री लिया है तो एक और चीज देख लेते हैं. सपोज एफ की वैल्यू 10 न्यूटन कंसिडर कर लेते हैं. सपोज एफ की वैल्यू 10 न्यूटन कंसिडर कर लेते हैं, तो एफ cos थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? cos 60 मींस 1/2, 10/2 मींस 5. ओके, तो एक्चुअली 5 न्यूटन ही अप्लाई हो रहा है. ओके, ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग, जो ट्रॉली बैग में हम फोर्स ऊपर की तरफ दे रहे हैं और हॉरिजॉन्टल के बीच में उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री का है. यानी जो सरफेस है और ट्रॉली बैग को हम खींच रहे हैं, उस फोर्स, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना लिया? 60 डिग्री. तो वो जो 5 न्यूटन कम हो गया, बट वो में फील नहीं हो रहा है. देखो, वैसा कभी लगा कि 5 न्यूटन वहां कोई खा रहा है बेटे? नहीं लगा ना. क्यों? क्योंकि नीचे व्हील्स है. ओके, क्योंकि नीचे की साइड व्हील्स है, इसलिए हमें वो नहीं पता चल रहा है. और कई बार एक और चीज आप मार्क करना है, छोटा बच्चा है, उससे कोई चीज हट नहीं रही है, ओके, दूर नहीं हो रही है, तो क्या करेगा? फिजिक्स उसको भी पता है, पर उसको नहीं पता ये फिजिक्स है. वो बैठ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के लेवल पे चला जाएगा और फिर बाद में पुश करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा. कोई उसको कहने के लिए नहीं गया है. ओके, क्यों? क्योंकि एंगल कम कर दिया, 0 कर दिया, उसके लेवल पे बैठ गया और फोर्स अप्लाई किया, मींस एंगल कैसा कर दिया? 0 कर दिया. ओके, चलो, तो अब थे यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे, जो वर्क डन है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से हम यहाँ के लेके जाए, इस दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? सपोज 2 मीटर जितना है, कंसिडर कर लो. ओके, सपोज ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, 2 मीटर. बट इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके जाओ, यहां से लेके जाओ, इस तरह लेके जाओ, इस तरह लेके जाओ. ओके, तो वर्क डन के लिए किस में ज्यादा दिखनी चाहिए? 1, 2, 3, 4 एंड 5 पाथ हमने शो की है. किस में वर्क डन की वैल्यू ज्यादा दिखनी चाहिए? सभी में सेम ही मिलेगी, क्योंकि वर्क डन है उसमें ही लिखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, नहीं के पाथ ऊपर. यानी यहां से लेके जाओ, यहां से लेके जाओ, यहां से लेके जाओ और यहां से लेके जाओ, वर्क डन तो वैसा ही मिलेगा जितना 2 मीटर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही आखिरी देखना है. ओके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड है वर्क डन. वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. चलो, तो ये सब बात हुई वर्क डन की.